एक बार आप सभी का फिर तक स्वागत करो। सुना दो कि अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और इस सीरीज के अंदर हमारी 70 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 71वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुए, इनके बारे में पढ़ना क्या है आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा भाई। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। बहुत बढ़िया भाई, राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। हवा में प्रणाम, हवा में आशीर्वाद भाई, हवा में आशीर्वाद। ठीक है भाई, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जिक्के खत्म कब होगी? हो जाएगी भाई, हो जाएगी। इबे लगेंगी 2-1 क्लास और। इवे कोने आंदी जिक्के खत्म, जिक्के ना भी डंडा लगाए रखे है भाई। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। आज कुछ अभी नए तरीके से पढ़ेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट था। मैं इतना सारा बोर्ड पर लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और हो सकता था इसके 2 पार्ट बन जाते। तो लेकिन आज मैं सारा लिखा लिया आया, तो इसकी वजह से एक ही क्लास के अंदर सारा मामला लिपट जाएगा। आप इन 2 क्लास में पढ़ने की जरूरत कौन पड़ेगी। स्टार्ट करें भाई। तो 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए भाई। जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुई, उसके बाद साल आया 1860 का भाई। 1860 के अंदर भाई कैनिंग नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, क्योंकि आप लोगों को पता है इससे पहले 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा मतलब भारत के अंदर जो भी हेड बनता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद ये जो गवर्नर जनरल का पद था, इसको रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? वायसरॉय का पद बना दिया गया। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। यानी गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उस पद का नाम क्या रख दिया गया? वायसरॉय रख दिया गया। और 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का पहला वायसरॉय बनाया था वो कैनिंग बनाया था। इसको याद रखने की मैंने ट्रिक बताई। कैनिंग का मतलब कैरी करना, यानी जो अब देश को कैरी करेगा वही तो देश का वायसरॉय बनेगा। तो कैनिंग के द्वारा क्या हरियाणा के अंदर पहली बार जनता दरबार लगवाया गया। कब? 1860 के अंदर, 1860 के अंदर भाई। ठीक है, कहां पर लगाया गया? अंबाला के अंदर लगवाया गया। और अंबाला से ही हरियाणा में क्या है, डाक सेवा की भी शुरुआत की गई। ये भी किसके द्वारा करी गई भाई? कैनिंग के द्वारा आपकी करी गई। कैनिंग क्या बोला? बाबा एक के घर में क्या मैं डाक को कैरी करके ले जाऊंगा। कैनिंग से बन गया कैरी। मैं अब एक के घर के अंदर डाक को क्या कैरी करके पहुंचाने का काम करूंगा। तो 1860 की घटना सभी साथियों को क्लियर होगी भाई। क्या हुआ? कैनिंग के द्वारा क्या अंबाला के अंदर क्या है, जनता दरबार लगा और यहीं पर क्या है, हरियाणा के अंदर क्या डाक सेवा की शुरुआत की गई। ओके जी, ये सिस्टम हमारे समझ में आ गया। आगे चलते, फिर आता है वर्ष 1907, ठीक है, यानी कि 1860 तक लेके फिर 90 लग के सारे आप जैसे 1900 लग के सारे साल हो गए क्लियर। आप ने कल पढ़ा भी था 1886 के अंदर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का गठन हुआ था, कांपराजी अंबाला के अंदर होता, वो सारी चीजें आप कल पढ़ चुके, ठीक है। फिर आता 1907 के अंदर क्या हुआ? लाला लाजपत राय व आसफ अली द्वारा हरियाणा को सर्वप्रथम पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठाई गई। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने की सबसे पहली बार मांग कब उठी, तो साल 1907 के अंदर। इसको याद कैसे रखोगे जी? 1907 के अंदर ही क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। याद करो, कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था इंडिया जीके के अंदर, आप लोग पढ़ते हो 7 से बढ़िया 7, ठीक है। हरियाणा ने भी क्या है, पंजाब का साथ छोड़ने का निर्णय लिया। कैसे याद रखोगे? 1907 से बढ़िया 7 भाई। हरियाणा भी क्या बोला? चलो मन्ना भी पंजाब का साथ नहीं रहना। कौन है रहना भाई? मना पंजाब का खेल। तो 1907 के अंदर क्या है, लाला लाजपत राय और आसफ अली द्वारा क्या हरियाणा को सर्वप्रथम पंजाब से अलग करने की मांग उठी। ओके जी। फिर आता है साल 1920, यानी कि इसके 13 साल बाद मुस्लिम लीग द्वारा दिल्ली की सीमाओं का विस्तार का सुझाव। मुस्लिम लीग ने सुझाव दिया कि जो दिल्ली की सीमाएं हैं इनका विस्तार किया जाए, ठीक है। विस्तार करने का मतलब जी, यानी हरियाणा का जो कुछ हिस्सा है उसको भी दिल्ली के अंदर मिला लो, और यूपी का कुछ हिस्सा है, ठीक है, जो कि वर्तमान में एनसीआर के अंदर आता है, उसको भी दिल्ली के अंदर मिला लो। ये सुझाव दिए गए किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब दिए गए? साल 1920 के अंदर दिए गए। ओके जी। उसका दिल्ली सीमा का विस्तार कर भी दिया गया। जैसे ही मुस्लिम लीग ने सुझाव दिए, अंग्रेजों ने दिल्ली सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया। इसके तहत क्या है, जो अंबाला डिवीजन है और जो मेरठ डिवीजन, यानी हरियाणा से तो जो अंबाला डिवीजन के अंदर जो आते हैं वो, ठीक है, और यूपी के अंदर जो मेरठ डिवीजन के अंदर जो आते हैं, इन सभी को क्या है, दिल्ली के अंदर मिला लिया गया भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला कि साल 1920 के अंदर है मुस्लिम लीग ने सुझाव दिया कि भाई
जो कुछ हिस्सा है हरियाणा का और कुछ हिस्सा यूपी का उसको दिल्ली के अंदर मिला लो। ठीक है, अंग्रेजों ने सुझाव मान लिया और हरियाणा का जो अंबाला डिवीजन, ठीक है, और यूपी का मेरठ डिवीजन, इसको किसके अंदर, दिल्ली के अंदर मिला लिया भाई। ओके जी, इस बात का समर्थन दिल्ली के कमिश्नर जेपी थॉमसन के द्वारा भी किया गया कि हाँ भाई जो दिल्ली की सीमा है उसका विस्तार होना चाहिए। इस बात का समर्थन किसने किया, जो कि दिल्ली का कमिश्नर था जेपी थॉमसन भाई। ओके, आगे चलते हैं। फिर आता साल 1923, यानी इसके 3 साल बाद स्वामी सत्यानंद द्वारा लाहौर में हरियाणा को सबसे पहले अलग राज्य बनाए जाने की मांग रखी गई भाई। ठीक है, यानी कि क्या, स्वामी सत्यानंद द्वारा साल 1923 के अंदर बोला मैं सत्य का साथ दूंगा, ठीक, कोई ऐसे वैसी चीजें नहीं फैलाऊंगा, मेरी डिमांड ये है कि हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाया जाए और हरियाणा की जो राजधानी है वो दिल्ली बनाई जाए भाई, क्योंकि दिल्ली नजदीक पड़ता। ये सुझाव दिया गया था साल 1923 के अंदर भाई। ठीक है, अभी तक मेरे को ये बताओ, ये चीजें मैंने आपको करवाई, चीज समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ, फिर आगे चलते हैं। ये कौन से जिले में पड़ा है? सर जी ऐसे ही लिख के लाया करो, ट्रिक भी सही बन जाती है और क्लास भी जल्दी खत्म। हाँ, यह चीज तो है भाई। सर जी 160 प्लस पेज भर दिए नोट्स बना बना के भाई भरे जाओगे यार, कोई बात ना, आगे से ऐसे ले आया करूँ। हाँ सर जी स्क्रीनशॉट लेने दो, ले लो भाई ले लो। ठीक है भाई, आगे चलो। इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आ गई भाई? इतनी चीज आप ने क्या क्या पढ़ा? 1860 के अंदर क्या है, वायसरॉय अपना कौन था, कैनिंग था। कैनिंग ने हरियाणा के अंबाला के अंदर क्या है, पहली बार जनता दरबार लगाया और यहीं से क्या डाक टिकट जारी करी गई, हरियाणा के अंदर डाक सेवा की शुरुआत। 1907 के अंदर हरियाणा ने पंजाब का साथ छोड़ने से मतलब की शुरुआत कर दी, लाला लाजपत राय और आसफ अली के द्वारा पहली बार मुद्दा उठाया गया। ठीक है, और उसके बाद है 1920 के अंदर मुस्लिम लीग ने सुझाव दिया कि दिल्ली की सीमाओं का विस्तार किया जाए। ठीक है, इसके तहत हरियाणा का जो अंबाला डिवीजन और पंजाब इसका यूपी का मेरठ डिवीजन है इसको दिल्ली के अंदर मिला लिया गया। इस बात का समर्थन किसने किया, दिल्ली का कमिश्नर था जेपी थॉमसन। और 1923 के अंदर स्वामी सत्यानंद द्वारा क्या लाहौर में हरियाणा को अलग करने की सबसे पहली बार मांग उठाई गई और हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा करी गई। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, आगे आते हैं। फिर आता वही साल 1923 जिसके अंदर सत्यानंद जी ने लाहौर के अंदर पहली बार अलग की उसकी मांग उठाई थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई भाई आपकी मेरठ के अंदर भाई। ठीक है, साल 1923 के अंदर कैसे कोई 1923 स्टूडेंट हैं बिल्कुल फ्री, स्टूडेंट बिल्कुल फ्री हैं। स्टूडेंट को क्या कोई जॉब पे जाना होता, नहीं जाना होता। ठीक है, एक बार कॉल किया कि हाँ भाई आ जाओ, आड़े सारे के सारे स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस होने लगी, सारे के सारे आ जाओ, सारे फ्री बैठे थे आगे। तो 1923 ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट है बिल्कुल फ्री है, सारे के सारे आगे। और ये कहां पर हुई, हमारे मेरठ के अंदर हुई, यूपी के अंदर हुई। इसकी अध्यक्षता किसने करी, सर छोटू राम। सर छोटू राम कौन है, ये भाई हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं और इनके बचपन का नाम क्या था, रीछपाल इनके बचपन का नाम था भाई। ठीक है, और परिवार के अंदर सबसे छोटे होने के कारण इनको क्या छोटू राम बोला गया। ठीक है, और छोटू राम को ही क्या है, हमारा जमींदारों का मसीहा भी बोला जाता है। तो इनके द्वारा क्या छोटू राम द्वारा मांग की गई हरियाणा को दिल्ली के साथ है जोड़ा जाए। ठीक है, क्या चीज हुई भाई, इसने क्या बोला कि हरियाणा को दिल्ली के साथ जोड़ा जाए, पंजाब से अलग कर दिया जाए। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली को एक सिस्टम बना दिया जाए। जैसे कि मैंने बताया ना 1923 के अंदर सत्यानंद जी महाराज ने भी यह चीज बोली थी। ठीक है, लाहौर के अंदर कि दिल्ली को राजधानी बना दो हरियाणा की, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो। सेम चीज है ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर 1923 के अंदर है, सर छोटू राम ने भी बोली। ठीक है, जो कि मेरठ के अंदर हुई थी कि हाँ भाई हरियाणा को दिल्ली के साथ जोड़ा जाए। ठीक है जी, फिर उसके 3 साल बाद यानी साल 1926 की बात होने लग रही है, अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन हुआ आपका दिल्ली के अंदर आयोजित भाई। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, जो कि हरियाणा के मैम से बिलोंग करते थे। ओके जी, इन्होंने क्या मांग करी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाया जाए, परिणाम असफल हुआ भाई। ठीक है, इन्होंने डिमांड करी थी लेकिन इसकी कोई डिमांड नहीं मानी गई। ठीक है, और ये जो जितने भी लोग हैं हरियाणा को दिल्ली के अंदर मिलाने की बात करने लग रहे थे, इनके जो भी थे मतलब प्रयास थे वो लगभग सारे असफल हुए, किसी का भी प्रयास सफल नहीं हुआ भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या बताया, देखो दिल्ली के अंदर मिलाने की बात किन 3 लोगों ने करी, 3 लोगों ने करी थी। पहली बात 1923 के अंदर सत्यानंद जी महाराज ने करी, लाहौर के अंदर नोबेला इसको दिल्ली के अंदर मिलाया, दिल्ली थी इसकी राजधानी बना दी। ओके जी, दूसरी बार
1923 के अंदर ये ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, छोटू राम जी ने इस चीज की डिमांड रखी, ठीक है। तीसरी बार 1926 के अंदर, यानी इसी के 3 साल बाद क्या है, अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन हुआ दिल्ली के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसने करी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, ठीक है। मैम से जो बिलोंग करते हैं इन्होंने भी यही डिमांड करी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाया दिया जाए, ठीक है। इन तीनों की जो डिमांड थी वो आपकी असफल हुई, यानी जो दिल्ली के अंदर मिलाने की जो घोषणा थी वो आपकी एक तरीके से असफल हुई। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। फिर आता है साल 1928, यानी जिस टाइम साइमन कमीशन है 1927 के अंदर उसका गठन हुआ था, उसी से अगले साल 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था। इसी साल क्या दिल्ली कांग्रेस कमेटी द्वारा हरियाणा को दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई गई। अब जो दिल्ली की कांग्रेस कमेटी थी, ठीक, उसने भी क्या डिमांड करी कि हरियाणा को क्या है, दिल्ली के अंदर मिला दो जी। ओके जी। फिर आता साल 1929, 1929, इसके अंदर क्या हुआ, अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन आगरा के अंदर हुआ। छोटू राम द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग उठी। भाई देखो, छोटू राम ने 2 बार मांग उठाई, एक बार साल 1923 के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है, यहां पर तो क्या हरियाणा को दिल्ली के साथ जोड़ा जाए। 1929 वाले के अंदर इसने दिल्ली से जोड़ने की मांग उठाई, यहां पर सिर्फ इसने यह डिमांड रखी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन हुआ था, जो कि कहां पर आपका आयोजित हुआ था, आगरा के अंदर आपका आयोजित हुआ था। भाई ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, फिर हम लोग आगे चलते, एक बार के लिए बताओ। भाई आईफोन के अंदर माई अपेक्स नाम से मिलेगा। भाई आईफोन के अंदर जो अपना ऐप है वो माई अपेक्स नाम से मिलेगा, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा आपसे 9254 लेकिन आप पहले जो अपनी वेबसाइट जॉब्स टारगेट के नाम से वेबसाइट मिलेगी आपको, सफारी ब्राउजर के अंदर जाके सर्च कर लेना, ठीक है। उधर जाके आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, वहां से जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगा उसको फिर यहां पर जाके है मतलब कि लॉगिन कर सकते हो आप लोग। ओके भाई, क्लियर है जी। सर मैंने बुक ऑर्डर करी थी 3 तारीख को, अभी तक नहीं आई। भाई देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज भी आए हैं, मैं एक बार चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जिन भी साथियों ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बुक ऑर्डर करी है, एनिमल हस्बेंड्री बीएनएस वगैरह की, भाई पहली चीज तो उसके अंदर कोई रिसिप्ट नहीं मिलती। बहुत सारे बड़ा का डाउट था जी, मैंने बुक ऑर्डर करी है, ऐप का में भी नो दिखा हुआ है कि अगेन ऑर्डर, ठीक है। तो बार बार आपको ऑर्डर नहीं करनी, एक बार ऑर्डर कर दी, आपके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, बस, और कुछ माथा मारने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारा सिस्टम आ जाता है। ऐप के अंदर वो सिस्टम नहीं कि आपको रिसिप्ट मिलेगी। पहली चीज क्लियर होगी, ठीक है जी। दूसरी चीज क्लियर, बुक बाई आपकी 4 और 5 2 तारीख 4 और 5 की क्या थी, आपकी छुट्टी थी। भाई जो डिलीवरी वाला जो पार्टनर है अपना, उसकी छुट्टी थी, डिलीवरी बॉयज की भी सारी छुट्टी थी, होली फाग मनाओ थे सारे, ठीक है। तो बुक भाई मेरे पास से 5 तारीख को गई है, ठीक है। मेरे पास से जहां पर मेरी किताबें रखी हैं वहां से बुक हैं 5 तारीख को उठी हैं, ठीक है। उठने के बाद अब आप ये समझो कि करीबन जैसे कुछ बच्चों के पास कल पहुंच चुकी 6 तारीख को, कुछ के पास आज पहुंच जाएगी, कुछ के पास कल पहुंच जाएगी, मोटा मोटा 10 तारीख तक सभी के पास डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। चीजें समझ में आएगी। अब बार बार इस चीज का कमेंट मत करना भाई। ओके भाई, ठीक है भाई। नहीं, कोई फिजिकल कैंसिल नहीं हुए भाई, फिजिकल होंगे, ठीक है। सर आप बोल रहे थे 7 से होंगे, 7 से तो नहीं हुए भाई। 7 से मैंने आपको क्या बोला था, 7 मार्च से लेकर 31 मई तक ग्राउंड बुक कराया है, ठीक है। आपने खुद ने नोटिस के अंदर खुद ने भी पढ़ा होगा। मन्ना के बोले यार तम अच्छी वाही बात करो यार, मन्ना के कोई नोट कि मैं न्यारा उसका मतलब बता, उसका मैं खुद में लिख रखा हुआ नोटिस का मतलब हमने देखा हुआ कि हरियाणा पुलिस के फिजिकल 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, 7 मार्च से हमें 31 मई तक ग्राउंड खाली चाहिए। कौन देखा था, मैंने खुद ने देखा हुआ, लेटर पढ़ा हुआ। इन्हें ग्राउंड खाली करवाई भी कौन लेंगे, तो भाई इसमें मेरी क्या गलती भाई, हो जाएंगे बे, मतलब कि मेरे को सूचना मिली है कल शाम को, ठीक है। मोटा मोटा तुम लोग ये मान लो हफ्ता के अंदर, हफ्ता 10 दिन में फिजिकल का शेड्यूल है आपका, मतलब कि फिजिकल का शेड्यूल बैसाने वाला है 2-3 दिन में, ठीक है। हफ्ता 10 दिन में है आपका फिजिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे, मोटा मोटे मान के चलो 20 मार्च के आसपास, ठीक है। 20 मार्च से आपके फिजिकल हैं पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे भाई। और जो मान के चलो बस कल परसों में आने वाला तुम्हारा शेड्यूल, कल तो संडे के मेरा सोमवार तक आ जा, या फिर कि आज शाम को भी दर्शन दे दे, आने वाला बस 1-2 दिन के अंदर शेड्यूल, टेंशन ना लो। और लगभग 20 मार्च के आसपास से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चले आगे, चलो जी। फिर आता है साल 1931 के अंदर एक गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, किसी साथी के याद हो तो,
कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर कौन शामिल हुए थे? महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए थे। तो वर्ष 1931 के अंदर लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पंजाब के जो गृह सचिव थे, क्या नाम था? जोफ्री कार्बेट, ठीक है, इनके द्वारा क्या हरियाणा को अलग करने का प्रस्ताव है दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ष 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन ही एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसके अंदर गांधी जी शामिल हुए थे। ओके जी, कौन से व्यक्तित्व थे जो कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल हुए? तो हमारे जो कानून मंत्री बने थे, कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के रचनाकार हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व थे एकमात्र जो कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल हुए थे, ठीक है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसके अंदर क्या, जो पंजाब का उस टाइम का गृह सचिव आया करता जोफ्री कार्बेट, ये क्या बोला? भाई हरियाणा को है अलग कर दो भाई पंजाब था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के अंदर इसने प्रस्ताव रखा, ठीक है। अंबाला डिवीजन है पंजाब के दिन 1858 में इत्तेफाक से जुड़ गया भाई, यानी 1858 के अंदर से ही अंबाला डिवीजन पंजाब का पोर्शन बना दिया गया था, हरियाणा का पोर्शन नहीं था, ठीक है। मांग का समर्थन महात्मा गांधी द्वारा भी किया गया, तो ये भी बड़ी अच्छी डिमांड थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी बोला कि हाँ भाई पंजाब और हरियाणा के बीच में भाषा को लेकर जूत बात है, इन तीन न्यारा कर दो। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं हुई, उसी एक बार के लिए मेरे को बताओ। मैंने क्या बोला कि साल 1931 के अंदर लंदन के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस टाइम पंजाब का जो गृह सचिव था जोफ्री कार्बेट, ठीक है, इसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि भाई पंजाब को हरियाणा से अलग कर दो। और इस मांग का समर्थन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा इस मांग का समर्थन किया गया। ओके जी। उसके बाद 9 दिसंबर 1932 की बात, यानी इसी से अगले साल दिल्ली के क्रांतिकारी नेता रतिराम गुप्ता द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग है उठाई गई। महात्मा गांधी व स्वामी श्रद्धानंद द्वारा रतिराम गुप्ता को देश बंधु की उपाधि है दी गई भाई, ठीक है। ये क्या कुछ सिस्टम आपको समझाता हूं। देखो साल 1932 भाई, रतिराम गुप्ता, जिसका भाई गुप्त रोग हो जाए ना, वो सिर्फ 32 दिखाया कर रहा हूं, टिंग 1932, ठीक है। तो याद रखिएगा साल 1932 के अंदर क्या है? दिल्ली का क्रांतिकारी था रतिराम गुप्ता। इसने भी यही डिमांड उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके है दिल्ली के अंदर मिलाया जाए, ठीक है। महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद ने क्या है, रतिराम गुप्ता को क्या देश बंधु की बात बोले, तो यार देश का बंधु है, ठीक है, देश के भले के लिए सोचने लग रहा है, हरियाणा को पंजाब से अलग करवाने के लिए सोचने लग रहे हैं, तो यार बहुत अच्छा व्यक्ति है, देश बंधु है ये तो, ठीक है। तो महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद ने क्या इनको देश बंधु की उपाधि से नवाजा। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके बाद देश बंधु गुप्ता, इनका क्या कुछ सिस्टम है इसके बारे में, जैसे मतलब कि देश बंधु की उपाधि से नवाजा गया ना, तो उसके बाद इनको रतिराम गुप्ता की बजाय देश बंधु गुप्ता बोला गया भाई, ठीक है। तो देश बंधु गुप्ता का क्या कुछ सिस्टम है भाई? पानीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था, संविधान निर्माण सभा में दिल्ली से सदस्य बने थे, जो जैसे अपनी संविधान के निर्माण की सभा थी ना, उसके अंदर दिल्ली से सदस्य बने थे। तेज अखबार के संपादक थे ये। वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट इनके नाम पे जारी की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न लगा लो एक तरीके से। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लाला देशबंधु गुप्ता सम्मान दिया जाता है इन्हीं के नाम पर। महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या दिया? तो इन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता करी है, दूसरा दिल्ली की विधानसभा का गठन किया, और तीसरा हरियाणा के गठन के अंदर भी इन्होंने योगदान दिया था कि हाँ भाई हरियाणा को दिल्ली से अलग किया जाए, तो इसके लिए भी इन्होंने है योगदान देने का काम किया था। तो इसलिए क्या है, इनको देशबंधु की उपाधि दी गई थी, देशबंधु गुप्ता इनको बोला गया, ठीक है। ओरिजिनल नाम क्या था इनका? ओरिजिनल नाम था रतिराम गुप्ता भाई, ठीक है। यहां से क्या बन गया फिर ये देशबंधु की उपाधि मिलने के बाद इनको देशबंधु गुप्ता बोला गया। ये चीजें समझ में, ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना वर्ष 2010 के अंदर क्या है, भारत सरकार द्वारा इनके नाम पर डाक टिकट है जारी की गई। और ये बेफालतू की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, पानीपत के अंदर जन्म एक चीज याद रख लियो, ठीक है। बस ये दो चीज याद रखने, बाकी फालतू अज्ञान इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, आगे चलते। फिर आगे क्या हुआ भाई? फिर आता साल 1937 भाई, पंजाब विधानसभा का पहला चुनाव होता है साल 1937 के अंदर भाई, क्योंकि उस टाइम पंजाब हरियाणा एक थे, तो ये चीज भी अपने को पढ़नी पड़ेगी। पंजाब विधानसभा का फर्स्ट चुनाव कब हुआ? 1937 के अंदर हुआ भाई, ठीक है। इसको कैसे इधर कोई चुनाव होती क्या है, सारे के सारे ऐसे अपील करते जैसे कि स्वर्ग के अंदर आ गई, गद्दी मिल गई। 1937 फील लाइक ए हेवन, जैसे कि भाई हम स्वर्ग के अंदर आ गए हैं, ऐसा सभी मंत्रियों और नेताओं को फील होया। ओके जी। उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी, मैंने आपको कल बताया था यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? कल मैंने बताया था दो व्यक्तित्व थे, याद करो, कल दोनों व्यक्तित्वों के नाम बताए थे। कौन से थे? फजल हुसैन और छोटू राम, दोनों ने मिलकर क्या है, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था साल 1923 के अंदर। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। दोबारा जमींदारी लीग या फ्यूडल लीग का गठन किया गया, और 1924 के अंदर क्या है, सॉरी एक बार के लिए इतना देखो भाई, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन ये तो मैंने आपको कल बता दिया था 1923 के अंदर। फजल हुसैन और छोटू राम, लिख लो, छोटू राम प्लस फजल हुसैन, इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था।
ओके जी। इसके अलावा छोटू राम के द्वारा ही क्या है, जमींदारी लीग या जिसको फ्यूडल लीग बोला गया उसका गठन किया गया। कब किया गया? साल 1924 के अंदर भाई। कैसे याद रखो भाई, जमींदार व्यक्ति क्या हर एक व्यक्ति को चुभता, और छोटू राम जी क्या थे, जमींदारों के मसीहा भी थे। तो 1924 के अंदर ही क्या है, जमींदारी लीग का भी गठन करें। ओके जी। इसके अलावा छोटू राम जी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया 1916 के अंदर और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया 1920 के अंदर। ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो 1916 यार मत हो गया बोला यार मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 1920 अब चाहिए मुझे पीस, शांति चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई फजल हुसैन के साथ मिलकर। उसके बाद 1924 के अंदर जमींदारी लीग का गठन किया जिसको फ्यूडल लीग भी हम लोग बोल देते हैं। पूरा क्रोनोलॉजी समझ में आई या नहीं आई? आगे जी। फिर जो पंजाब के अंदर चुनाव हुए थे 1937 के अंदर, इन चुनाव के अंदर जीत हुई यूनियनिस्ट पार्टी यानी छोटू राम और जो फजल हुसैन वाली पार्टी है इसकी आपकी जीत हुई। पंजाब का जो प्रथम प्रधान चुना गया वो कौन चुना गया? सिकंदर हवात खान भाई। सिकंदर हवात खान है, इनको पंजाब का प्रधान चुना गया। कैसे याद रखो, क्योंकि सिकंदर ही क्या था, आपको याद भी होगा, सिकंदर पूरी दुनिया को फतेह करने के उद्देश्य से है लिखड़ा था और भारत के अंदर पंजाब के पास, पंजाब का जो राजा था पोरस, उसी ने क्या है मतलब उसी से ये हार के वापस लौटा था क्योंकि ये नदी है, नदी को पार नहीं कर पाया था। तो यानी कि सिकंदर ऐसे याद रहेगा भाई, पंजाब का पहला प्रधान बना था। सिकंदर का संबंध भी पंजाब से ही है। तो सिकंदर हवात खान के 1937 से लेकर 42 तक यानी 5 साल के टर्म के लिए क्या है, पंजाब के पहले प्रधान बने, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सिकंदर हवात खान है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी बने भाई, बाद की बात है, ठीक है। ज्वाइनिंग किसके द्वारा करवाई गई? प्रधान के पद पर गवर्नर हवर्ट विलियम एम्सन के द्वारा क्या है, इनको प्रधान के पद के ऊपर ज्वाइनिंग करवाएगी। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, गवर्नर हवर्ट विलियम एम्सन। आपको सिर्फ याद रखना पहला प्रधान कौन था, सिकंदर, याद रह जाएगा क्योंकि सिकंदर ने ही क्या है, सिकंदर का संबंध हमें पंजाब से देखने मिलता है, पंजाब के राजा पोरस से ये आ रहा था। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके जी। फिर आता है पंजाब का दूसरा प्रधान। पंजाब का दूसरा प्रधान कौन बना? मलिक खिजार हयात दीवान भाई, ठीक है। ये कब बना? यानी कि इससे अगले 5 साल के टर्म के लिए यानी 1942 से लेकर 47 तक भाई, ठीक है। कैसे याद रखो, मालिक अब आप बनो प्रधान। दूसरे नंबर पे कौन बना? मलिक खिजार, ठीक। ऑप्शन आओगा एलिमिनेट कर दोगे। नियुक्ति किसके द्वारा करी गई? बर्टेड गलेंसी द्वारा। ये याद रखने की जरूरत नहीं, नियुक्ति किसके द्वारा करी। आपको 2 प्रधान याद रखने। पंजाब का पहला प्रधान अगर आपसे पूछ ले तो सिकंदर साहब, दूसरा कौन सा? मालिक है यानी मलिक है। ऑप्शन आए, ऑप्शन से पूरा नाम आप लोग कर दो, पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले प्रधान का कार्यकाल पूछ ले 37 से 42, दूसरे का कार्यकाल पूछ ले तो 42 से 47, 5-5 साल का इंटरवल रहेगा। ओके जी। फिर आता साल 1946 के अंदर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे पट्टामी सीतारमैया द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग का समर्थन दिया गया है। किसके द्वारा? पट्टामी सीतारमैया। क्या बोले? बोले सीता और राम भी क्या है इस चीज का समर्थन करने लगे कि पंजाब को हरियाणा से अलग किया जाए, और ये बात बोल गए कि ये पूरे के पूरे देश के अंदर है, छा गए 1946 के अंदर छा गए। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को क्या हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हरियाणा को पंजाब में ज्यों का त्यों रखा गया, कोई हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया गया, ना इसको दिल्ली के अंदर मिलाया गया। स्वतंत्र भारत में पंजाब के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? गोपीचंद भार्गव बने, जो कि हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते थे और इनकी जो कर्म भूमि थी यानी जहां पर इन्होंने सारा का सारा काम दाम कराया वो इन्होंने लाहौर के अंदर किया था भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई? ठीक है, एक बार के लिए बताओ पूरी क्रोनोलॉजी दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत डीप करा रहे हो सर, तो इतना डीप करोगे तभी तो बात बनेगी। याद भी हो गए सर, बहुत बढ़िया भाई। आज तो सर आप 2x पर चल रहे हो। अरे ये बहुत से हैं, ये इसी से क्या पन्ने हैं? ये तो 5-6 पन्ने हुए हैं, 11 पन्ने हैं भाई। ये दोबारा से रिमाइंड करें, मैंने क्या बोला? साल 1937 के अंदर पंजाब के अंदर पहली बार क्या है इलेक्शन हुए। 1937 फील लाइक ए हेवन, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में समझ में आया। चौधरी छोटू राम 1900 किसके अंदर भाई आपके 16 के अंदर कांग्रेस के अंदर शुमार हुए, 4 साल तक रहे, 20 में कांग्रेस छोड़ दी, 23 में फजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या 24 के अंदर इन्होंने क्या है जमींदारी लीग है या फ्यूडल जो लीग है उसकी स्थापना करी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। चुनाव के अंदर जीत यूनियनिस्ट पार्टी की। पंजाब का प्रथम प्रधान कौन बना? सिकंदर बना। दूसरा प्रधान कौन बना? मलिक साहब बने। ओके जी। 46 के अंदर कांग्रेस के जो सीतारमैया, याद रखो भाई
सीता और राम पूरे देश के अंदर छा गए कि हाँ भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। हरियाणा की कोई सिचुएशन नहीं बदली, पंजाब के अंदर इसको रखा गया। पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री बने आजादी के बाद वो कौन बने भाई? गोपीचंद बने। ठीक है, गोपीचंद का जो संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से है। ठीक है, क्या कैसे गोपियां क्या सिर के ऊपर चुंडा बनाती थी। ठीक है, तो सिरसा से और कर्म भूमि क्या रहेगी इनकी? लाहौर रहेगी भाई। याद हुआ सारा का सारा? मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गया होगा। हाँ जी, याद हो गया जी, बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला हमारे पास आता है स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम गवर्नर भाई। अभी हमने पढ़ा स्वतंत्र भारत के पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीचंद जी। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन बने? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी भाई। ठीक है, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी क्या है? ये पंजाब के पहले क्या बने? गवर्नर बने भाई स्वतंत्र भारत। देखो दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, कैसे याद रखोगे? पहले मुख्यमंत्री पूछ लेंगे तो गोपीचंद भाई। गोपियों को क्या है? चांद देखना पसंद है। ठीक है, और चांद को देखेंगे तभी तो चांद उनकी सुंदरता बढ़ाएगा। तो इसी टाइप से गोपीचंद को भी क्या है? अपने गवर्नर को देखना पसंद है, और गवर्नर साहब को देखेंगे तभी तो गवर्नर साहब उनकी नियुक्ति को अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। यानी चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, चंदू से बन गया चांद। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। फिर आता साल 1948, यानी हमारी आजादी का अगला साल भाई। 1947 हमारा देश आजाद होया, उससे अगले साल 1948 के अंदर क्या है? तारा सिंह द्वारा अजीत समाचार पत्र। अजीत क्या है? ये समाचार पत्र का नाम है। कदम सुन लो, अजीत कोई आदमी का नाम है। अजीत क्या है? समाचार पत्र का नाम है। इसके माध्यम से प्रथम बार पंजाबी सूबा शब्द का प्रयोग किया गया। अगर कोई आपसे पूछ ले पहली बार पंजाबी सूबे शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो तारा सिंह के द्वारा किया गया। और कब किया गया? साल 1948 के अंदर भाई। बोला मेरा यह चीज कई दिन की अड़ रही थी। ठीक है, और आज या मना अड़चन है, मेरा मन का मैदा काटी है और सीधी मना अखबार का मैं छाप दी भाई। कौन से अखबार के अंदर? अजीत समाचार पत्र। बोले हम जीत गए, आमना हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं होने दिया। ओके, ये चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद साल 1949 के अंदर क्या है? पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? भीमसेन सच्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारे पास आता सच्चर फॉर्मूला। ठीक है, ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई भाई, सच्चर फार्मूला। ओके, साल 1949 पहले मुख्यमंत्री कौन बने? गोपीचंद भाई। ठीक है, पहले गवर्नर कौन बने? गोपिया। चांद को देखते हैं चंदूलाल बन गए। ओके जी, ये रहा चंदूलाल माधवलाल। ठीक है, उसका दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने पंजाब के? भीमसेन सच्चर। और भीमसेन सच्चर कब बने? 1949 के अंदर, यानी आजादी के 2 साल बाद। भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला दिया, जिस फॉर्मूले का नाम होता था जी सच्चर फॉर्मूला, जो क्या है अक्टूबर 1949 के अंदर भाई। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला क्या था? सच्चर फॉर्मूला ये था, बोला भाई पंजाब का में बाजा है जूत। ठीक है, हिंदी भाषा वाले जो लोग जैसे अपन हरियाणा वाले थे वो बोलिया करते हिंदी, यानी एक तरीके से हरियाणवी हिंदी एक ही सौदा है। ठीक है, पंजाबी बोलिया करते भाई, वो पंजाब वाले बोलिया करते पंजाबी भाषा। तो इसका मैं बाजा करता जूत कि हाँ भाई पंजाबी बोल लांगे ना भाई, तावना भी पंजाबी बोलनी ना भाई, तावना भी हिंदी बोलनी, इस चीज पर जूत बाजा करता। तो जो भीमसेन सच्चर थे, इन्होंने बोला भाई मैं सच्चर फार्मूला दे हूं। सच्चर फार्मूला क्या था? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो साल 1949 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी 2022 के अंदर भी ये प्रश्न आया था कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ। तो आपका अक्टूबर 1949 के अंदर क्या आपका सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, इस सच्चर फार्मूला के तहत क्या समस्त पंजाब को 2 भाषा क्षेत्रों के अंदर बांट दिया गया। एक हिंदी पलड़ो, एक पंजाबी पलड़ो हो, तो हमारा पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा के हिसाब से तरतीब बांटते होंगे। पहला हिस्सा का नाम रखा गया पंजाबी भाषा क्षेत्र, दूसरे हिस्से का नाम रखा गया हिंदी भाषा क्षेत्र। ओके जी, ठीक है। पंजाबी भाषा क्षेत्र के अंदर तो जो बच गया हिस्सा वो आया। हिंदी भाषा के अंदर आया हिसार, अंबाला, जगाधरी, कहां पर? यमुनानगर के अंदर। कांगड़ा जो कि अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो हिस्सा। रोहतक, करनाल और नारायणगढ़ भाई। ठीक है, ये जो 3, 6 और 7, ये जो 7 जिले हैं, ये सारे आए हिंदी भाषा क्षेत्र के अंदर भाई। ठीक है, और जो बाकी जो हिस्सा बच गया वो सारा का सारा किसके अंदर? पंजाब के अंदर शुमार था, यानी कि वो सारे के सारे भाषा क्षेत्र पंजाबी के अंदर हमारे शुमार थे। ओके, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। मैंने क्या बोला? सच्चर फॉर्मूला सभी साथियों के समझ में आया। सच्चर फॉर्मूला किसने लागू किया? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर था कौन? पंजाब का सीएम था। कौन से नंबर का सीएम था? दूसरे नंबर का। कब ये फॉर्मूला लागू हुआ? अक्टूबर 1949 के अंदर ये फॉर्मूला आपका लागू हुआ। ओके जी, और इस फॉर्मूले के तहत क्या है? पूरे पंजाब को क्या 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया, 2 भाषा क्षेत्रों के हिसाब से, एक हिंदी भाषा और एक पंजाबी भाषा। हिंदी भाषा के अंदर हमारे 7 जिले शुमार किए गए, हिसार, अंबाला, जगाधरी, ठीक है, कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रोहतक, करनाल और नारायणगढ़। ठीक है, इन 7 को क्या है? हिंदी भाषा क्षेत्र के अंदर शुमार किया गया। बाकी जो हिस्से बच गए वो सारे के सारे किसके अंदर? पंजाबी भाषा के अंदर हमारे गिने जाने लगे। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। सभी साथियों के समझ में आया नहीं आया? फिर हम लोग आगे चलते, बताओ। सच्चर फॉर्मूला क्लियर है?
सर स्पीड थोड़ी कम कर लो। ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई, बजट भी करवा देंगे ना, टेंशन लो, सारा सौदा करवाएं। ओके जी, ओके जी, शाबाश, क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए भाई। क्या हुआ? सर लाइव टूट गया? क्या टूट गया लाइव? सर आप खुद लिखा करो जब ज़्यादा समझ में आता है। हरियाणा स्टीलर्स भाई आता तो है, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा कंटेंट था आज, मेरा अनुभव मैं सिलेबस ना लिपटाया दूँ, ठीक है? नहीं, बहुत यो नु समझो, आज मैं जो कंटेंट लेके आया हूँ ना, यो 2 दिन का कंटेंट है, 2 का भी 3 दिन का बन जाता, ठीक है? आज 71वां नंबर की क्लास है, अरे आप और भी गणिया 80 लग पहुँच जाता फिर स्कोर, ठीक है? तो इसलिए मैं सारा लिखा लिया ताकि चीज़ें मतलब कि ज़्यादा समय ना ले आए, अपना सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए। उसके बाद तुम्हारे फिजिकल भी तो होंगे भाई, उसका पहले सिलेबस पूरा भी तो करवाना। मार्च चल पड़ा यार, नवंबर में सिलेबस शुरू कराया था। ओके, आप खुद बताओ एक बार के लिए, ये ज्यादा बेनिफिशियल है या सारा खुद लिखूं ज्यादा बेनिफिशियल है? अच्छा, 1000 लाइव ये बात कहने लग रहेगा भाई। अब जैसे जैसे सिलेबस पूरा होगा समय खत्म भी होंगे सोमवार मंगलवार की क्लास में देखियो जमा आने बंद हो जाएंगे। तो यही तो होती है भाई, कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ होती है। जो व्यक्ति कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेता है ना, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है, ठीक है? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट सर, सही है जी। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे चलें, आगे चलो जी। उसके बाद क्या है, इसी 70 फॉर्मूले के अंदर अगला फैक्ट तो सुन देखो। 70 फॉर्मूले के अंदर एक कानून तो ये हो गया कि पूरे के पूरे पंजाब को 2 भाषा क्षेत्रों के अंदर बांटा गया, एक हिंदी भाषा क्षेत्र, एक पंजाबी भाषा क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बाकी बचा पंजाबी क्षेत्र हो गया। दूसरा रूल क्या था, प्री यूनिवर्सिटी तक हिंदी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम हिंदी रहेगा और शेष क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम पंजाबी होगा। ये प्री यूनिवर्सिटी है, क्या कुछ मामला जी? प्री यूनिवर्सिटी का मतलब है 10वीं के बाद और यूनिवर्सिटी से पहले, यानी कि आप बोल सकते हो +2 क्लास तक, 12th क्लास तक है जो हिंदी भाषा क्षेत्र है, उनकी पढ़ाई होगी हिंदी में, ठीक है? और जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार हो जाएंगे जब वो बच्चे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर उनको पंजाबी के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा। यार या तो सरासर ना इंसाफी था, मेरा खुद ना दिखने लग रहा है। जो व्यक्ति +2 क्लास लग हिंदी भाषा का मैं पढ़ा है, उसने पंजाबी लग कदे लिखनी ही नहीं सीखी, वो यूनिवर्सिटी का मैं पंजाबी में कैसे पढ़ लेगा? पागल वाली बात को नहीं है, खुद एक कॉमन सेंस की बात हम खुद सोच के देखो। इसने क्या रूल बनाया कि प्री यूनिवर्सिटी तक हिंदी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम रहेगा हिंदी, ठीक है, और शेष क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम पंजाबी होगा प्री यूनिवर्सिटी तक, ठीक है? यानी कि +2 क्लास तक तो वो रहेगा कि पंजाबी भाषा क्षेत्र में पंजाबी का मैं पढ़ो, +2 लग, ठीक है, और हिंदी के अंदर हिंदी में पढ़ो। दोनों क्षेत्रों में हिंदी और पंजाबी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ी जानी अनिवार्य की गई भाई, ठीक है भाई। हिंदी मतलब पंजाबी वो सेकेंडरी भाषा तुम्हारी होगी, ठीक है? ओके जी। नोट, 70 फॉर्मूला हिंदी भाषा क्षेत्र में नापसंद हुआ। नापसंद तो होना है यार, +2 लगता हम हिंदी पढ़ाओ, +2 बच्चा को यूनिवर्सिटी में पंजाबी पढ़नी है, किसी ना कौन पसंद आवे। तो 70 फॉर्मूला क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर से क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार के लिए मेरे को बताओ, 70 फॉर्मूला सभी साथियों के समझ में आया नहीं है? पेपर के अंदर पूछा जाता है 70 फॉर्मूला सभी के समझ में आएगा? क्या था 70 फॉर्मूला कि 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया। भीमसेन 70 पंजाब का CM होया करता, ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र, एक पंजाबी भाषा क्षेत्र, ठीक है? हिंदी भाषा क्षेत्र के मैंने आपको जिले बता दिए। इसके अलावा +2 क्लास तक है हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी में पढ़ाई होगी, पंजाबी भाषा क्षेत्र में पंजाबी के अंदर पढ़ाई होगी, ठीक है? और +2 के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो यूनिवर्सिटी में पंजाबी के अंदर ही पढ़ाई होगी, कोई हिंदी आंधी का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है? तो इस वजह से क्या हिंदी भाषा के क्षेत्र वाले जो लोग थे उनको क्या 70 फॉर्मूला पसंद नहीं आया। ओके जी। फिर आता साल 1951-52 भाई, ये बात थी साल 1949-50 की। 51-52 के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर
प्रथम लोकसभा व स्वतंत्र भारत में पंजाब विधानसभा का प्रथम चुनाव हुआ भाई। भारत के अंदर पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो बोले 1 नंबर था स्टार्ट करा, यानी कि 1951 के अंदर क्या भारत के अंदर पहले लोकसभा चुनाव हुए, ठीक है। और पंजाब के अंदर भी पहले विधानसभा चुनाव हुए। हिंदी क्षेत्र से, जो हिंदी क्षेत्र के अंदर जो बांट रखा था, ठीक है, भीमसेन सक्सेना भाई हिंदी क्षेत्र यो है, पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र से कौन है? चौधरी देवीलाल समेत 38 कांग्रेस विधायक चुने गए भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया ना हिंदी क्षेत्र कौन सा था, ये हिंदी क्षेत्र था। हिसार, अंबाला, जगाधरी, कांगड़ा, रोहतक, करनाल और नारायणगढ़, इन क्षेत्रों से कौन है? चौधरी देवीलाल जी प्लस इनके साथ जो 38 कांग्रेस के और विधायक हैं, ये सारे के सारे क्या है, यहां से विधायक चुने गए, यानी 38 सीटें थी एक तरीके से आप ऐसे समझो। ये हिंदी क्षेत्र की बात होने लग रही है, ओके जी, ठीक है। जो पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव है, अगर आपसे कोई पूछ ले पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव के अंदर है कौन से व्यक्ति विधायक बने थे, तो हरियाणा से जो हमारे चौधरी देवीलाल जी हैं, ये क्या थे? हरियाणा से विधायक बने थे पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव के अंदर, ओके जी। फिर आता दिसंबर 1953 का साल। इस समय क्या राज्यों के पुनर्गठन हेतु केंद्र सरकार द्वारा फजल अली आयोग का गठन किया गया। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी इसके अंदर, फजल अली आयोग के अंदर। और साल 1955 के अंदर फजल अली आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई। ये क्या था जी फजल अली आयोग? मैं आपको बताता हूं। साल 1952-53 की बात है। जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य है ना, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन राज्यों के अंदर एक डिमांड उठी। ये क्या बोले कि जी हमको है हमारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। उस टाइम प्रधानमंत्री से जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले ना यार, मना तो संविधान ने स्पेशल ये चीज कह की बनवाया है कि अपनी जो कानून की पुस्तक है भाई, कोई भी मतलब कि देश के अंदर ना तो किसी भाषा के आधार पर, ना किसी धर्म के आधार पर, ना किसी जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हम तो देश को ऊपर ले जाने की सोचने लगे रहे हो, तुम लोग अभी तक भाषा के अंदर ही अटके हुए हो। सारे जने कौन नहीं माने, नो बोले ना या चीज को नहीं सुनता भाई, ना या चीज को नहीं मानना, ठीक है। तो इसी दौरान है जो हमारा दक्षिण भारत के अंदर है एक व्यक्तित्व थे, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने वो भाई आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए, ठीक है, नाम मैं भूल गया, आया अगर इंडिया जी के मैं बहुत बार पर्सन, आमरण अनशन के ऊपर बैठ के, और करीबन 50 दिन के बाद भाई उनकी मृत्यु होगी भूख हड़ताल की वजह से, ठीक है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और मृत्यु होने के बाद क्या भीड़ भड़क, सारी जगह तोड़ फोड़ और सारा सौदा फूक दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपने ये क्या नाम है, जो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो राज्य हुए कि बोले चलो भाई ठीक है, भाषा के आधार पर है, कोई ना कोई राज्य का गठन कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भाषा के आधार पर जो पहला राज्य का गठन किया गया वो किया गया आंध्र प्रदेश का, ओके। उससे पहले जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन था, गठन करने के लिए 1-2 आयोगों का गठन किया गया, ठीक है भाई। ये आयोग बना दिए, कमेटी बना दी, या कमेटी इस चीज के ऊपर निर्णय ले होगी, डिसीजन ले होगी कि हाँ भाई भाषा के आधार पर आप इन राज्य का गठन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो पहली कमेटी बनाई थी उसका नाम था फजल अली आयोग, जो कि साल 1953 के अंदर बना था। इस कमेटी का काम क्या था कि हमें यह डिसीजन लेना कि हाँ भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इस कमेटी के अंदर टोटल 3 लोग थे भाई, ठीक है। साल 1955 के अंदर यानी 2 साल इस कमेटी ने अपना अध्ययन किया, ठीक है, कि हाँ भाई हमें भाषा के आधार पर गठन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और 1955 के अंदर क्या है, फजल अली आयोग के द्वारा क्या अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री नेहरू को क्या इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी कि हाँ भाई हमारा ये डिसीजन है कि वह भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओके जी। फिर आता 24 जुलाई 1956 का टाइम। इस टाइम क्या पेप्सू ये क्या चीज है जी? पेप्सू आपको देखो, पेप्सू का मतलब है ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट्स, ठीक है, इसको बोला गया है पेप्सू। पेप्सू क्षेत्र का पंजाब के अंदर विलय कर दिया गया भाई। विलय का मतलब मिक्स कर दिया गया। पहले ये जो पेप्सू क्षेत्र था यानी ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन जो स्टेट थे, ठीक है, ये पहले पंजाब के अंदर शुमार नहीं थे, ठीक है। और पेप्सू क्षेत्र के अंदर टोटल कितनी रियासत थी? 8 रियासत थी भाई, ठीक है। यानी एक तरीके से आप ये समझ सकते हो पेप्सू क्षेत्र के अंदर टोटल 8 जिले थे, ठीक है। 1948 में इसका गठन हुआ था। पेप्सू का जो गठन कब हुआ था? 1948 के अंदर। वह 1956 में पंजाब में इसका विलय कर दिया गया, ओके जी। राजधानी क्या थी पेप्सू की? पटियाला थी, ठीक है। पेप्सू क्षेत्र के अंदर हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ और जो जींद इलाका है ये पेप्सू के अंदर शुमार थे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट। पेप्सू कदे पढ़ा था मैंने जीवन का, मैं कौन पढ़ा हुआ, तो पेप्सू के बारे में पता लगा पेप्सू क्या कुछ रोल था। तो 24 जुलाई 1956 को क्या है, पेप्सू क्या है? ईस्ट पंजाब और पटियाला यूनियन स्टेट, इसकी फुल फॉर्म है। वैसे जैसे हमारा मतलब कि भारत आजाद होता, भारत आजाद होने के बाद एक तो पंजाब बना था अलग से, एक पेप्सू बना था, ठीक है। पेप्सू के अंदर कौन से 8 हमारे जिले शुमार थे। उन 8 के अंदर से क्या है, 2 हमारे हरियाणा के भी थे, एक जींद था, एक महेंद्रगढ़ था। और इस पेप्सू को क्या है कब मिलाया गया पंजाब के अंदर? साल 1956 के अंदर, यानी 48 में बनाया था, 56 के अंदर क्या इसको पंजाब के अंदर शुमार किया गया, ओके जी। उसके
उसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन के तहत समस्त पंजाब में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया, यानी समस्त पंजाब 2 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया, 2 भाषा क्षेत्रों के अंदर, यानी कि फिर क्या आया, एक क्षेत्रीय फॉर्मूला आया भाई। फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके बेस के ऊपर क्या है, एक क्षेत्रीय फॉर्मूला बनाया गया। और ये जो क्षेत्रीय फॉर्मूला है इसने क्या संपूर्ण पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया। जैसे सच्चर फॉर्मूला था, सच्चर ने क्या इसको भाषा के आधार पर 2 हिस्सों के अंदर बांटा था, ठीक है, भाषाई क्षेत्र बनाए थे। और ये जो 7वां संविधान संशोधन था इसके तहत क्या क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू हुआ, जिसके तहत पूरे पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया, वही हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा। हिंदी के अंदर अब कौन कौन से इलाके शुमार थे, कांगड़ा वही हिमाचल प्रदेश वाला, शिमला ये भी हिंदी के अंदर शुमार था हरियाणा के अंदर, नारायणगढ़, संगरूर जो कि पंजाब का है अभी वर्तमान में, हिसार, रोहतक, करनाल और गुड़गांव, ये जो जिले थे टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। ये 8 जिले थे, ये आपके हिंदी क्षेत्र के अंदर थे भाई शुमार, जब आपका क्या है क्षेत्रीय फॉर्मूला आपका लागू हुआ। अभी तक आप इन्हें 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक सच्चर फॉर्मूला, एक अपना क्षेत्रीय फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला के अंदर हमारे पास कितने जिले थे, 7 जिले थे जो कि हिंदी क्षेत्र के अंदर शुमार थे, ठीक है। और जो क्षेत्रीय फॉर्मूला कब आपका लागू हुआ, 7वां संविधान संशोधन था इसके तहत लागू हुआ। और इसके अंदर हिंदी क्षेत्र के अंदर टोटल हमारे कितने 8 जिले थे, ठीक, जिसके अंदर कांगड़ा, शिमला, नारायणगढ़, शिमला हमारा बाद में शामिल हुआ, यानी कि सच्चर फॉर्मूला में शिमला नहीं था, ठीक है। संगरूर भी हमारा क्या था, सच्चर फॉर्मूला में नहीं था, ठीक है। और आपका हिसार, रोहतक, करनाल और गुड़गांव, जैसे ये हमारा यही तो था करनाल, गुरुग्राम भी नहीं था, ठीक है, गुरुग्राम भी ये भी नहीं था, अंबाला पहले था, ठीक है, अंबाला क्षेत्रीय उसमें सच्चर फॉर्मूला में था, लेकिन बाद में क्या है नहीं था, ये बाद में इसको पंजाब के अंदर शुमार कर दिया गया था। मैंने आपको बताया भी था पहले भाई, इसको पंजाब के अंदर शुमार किया गया था। कहां पर गया वो, इधर लिखवाया था ना मैंने, पंजाब के अंदर शुमार किया गया, ये अंबाला पंजाब के दिन 1858 में इत्तेफाक से, ठीक है। ओके जी, इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई, फिर हम लोग आगे चलते, बताओ भाई। हाँ बताऊंगा, 12 जून 1966 रेडियो के माध्यम से, डट तो जाओ। इतनी चीज समझ में आई सभी साथियों के, सच्चर फॉर्मूला और क्षेत्रीय फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। एक बार के लिए देख लो समझ में आई या नहीं आई। सच्चर फॉर्मूला के अंदर भी वही हिंदी भाषा और उस क्षेत्र के अंदर बांटा गया था, सेम टू सेम सिस्टम है आपका क्षेत्रीय फॉर्मूला के अंदर। सच्चर फॉर्मूला में हरियाणा के 7 जिले थे जो हिंदी क्षेत्र था, और क्षेत्रीय फॉर्मूले के अंदर 8 जिले आ गए, ठीक है। पेप्सू समझ में आया आपका, 1948 में गठन, 1956 में पंजाब के अंदर मिला। पेप्सू के अंदर हरियाणा के कितने जिले थे, 2 थे, एक जींद था, एक महेंद्रगढ़ था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, आनी चाहिए भी भाई, करवाना में लगे रहा घर, ठीक है। ओके है जी, क्लियर है जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब चलते आगे। अब क्या हुआ, क्षेत्रीय फॉर्मूला देखो भाई, क्षेत्रीय फॉर्मूले की थोड़ी बहुत डेफिनेशन देखो क्या था। दोनों भाषाओं को समान दृष्टि से देखा जाएगा, क्षेत्रीय फॉर्मूले के ये प्रावधान थे कि हिंदी भाषा हो या फिर आपका पंजाबी भाषा, दोनों को इक्वल दृष्टि से देखा जाएगा। हर जिले व हर क्षेत्र में अलग से भाषा तय की जाएगी, कर दिया आपने जो 8 जिले का में हिंदी होगी, बाकी हम पंजाबी होगी। हर क्षेत्र की व्यवस्था है तो अलग से क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया गया, ठीक है भाई। जैसे मान लिया पंजाबी क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय कमेटी बना दी, हिंदी क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय कमेटी बना दी। क्षेत्रीय कमेटी में क्षेत्र का विधायक भी शामिल होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे देवीलाल जी हैं, देवीलाल समेत 38 जो कांग्रेस के विधायक थे वो आपके हिंदी क्षेत्र से चुने गए थे विधायक, यानी कि जो जैसे हिंदी क्षेत्र है, हिंदी क्षेत्र में देवीलाल जी शुमार हो गए, पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी क्षेत्र का कोई विधायक हो गया, तो वो एक शुमार होंगे। जैसे मैंने क्या बताया, जैसे ये आपका हिंदी क्षेत्र है, ये आपका पंजाबी क्षेत्र है, ठीक है जी। हिंदी क्षेत्र के अंदर आपका एक मतलब कि जैसे जो एक कमेटी बनेगी, मैंने बताया एक क्षेत्रीय कमेटी बनेगी, इस कमेटी के अंदर एक हिंदी क्षेत्र का विधायक शामिल होना कंपलसरी है। सेम इसी टाइप से पंजाबी क्षेत्र की एक कमेटी बनेगी और इस कमेटी के अंदर भी एक पंजाबी क्षेत्र का विधायक शामिल होना कंपलसरी है। दोनों को समान दृष्टि से देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। दोनों भाषाई क्षेत्रों की साझी विधानसभा में साझा गवर्नर होगा, दोनों की जो विधानसभा होगी, ठीक है, या जो गवर्नर साहब होंगे वो एक ही होंगे भाई, गवर्नर एक ही होगा दोनों का, ठीक है। यानी जो राज्यपाल साहब होंगे वो एक होंगे, विधानसभा भी दोनों की एक ही होगी, अलग अलग विधानसभा नहीं होगी। ये रूल बनाए गए क्षेत्रीय फॉर्मूले के तहत। क्षेत्रीय फॉर्मूला समझ में आया। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस फॉर्मूले के तहत है कि भाई हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र की साझी विधानसभा और साझा गवर्नर होगा, तो कौन सा, क्षेत्रीय फॉर्मूला। ओके जी, आगे चलते हैं।
वर्ष 1957 की बात आती है, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, इनके द्वारा क्षेत्रीय फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया। जो पंजाब के उस टाइम मुख्यमंत्री बने 1957 के अंदर प्रताप सिंह कैरो, ये बोला मेरा प्रताप है यार, ठीक है, मेरा खुद का कुछ रुतबा है, मैं हिंदी भाषा चित्रालय गिल में कोनी मेरी विधानसभा शेयर करूं ना, मैं हमारा गवर्नर शेयर करूं, इन्ना तो न्यारा कर दो मारता न्यारा, ठीक है। यानी कि सारा सिस्टम सही चलने लग रहा था। ये प्रताप सिंह कैरो था, इसने 1957 के अंदर हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों के लोगों को सताने के लिए इस फॉर्मूले को है एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ओके जी, समस्त पंजाब में हिंदी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया भाई, ठीक है। सारे के सारे जने लगे भाई हिंदी को बचाओ भाई, प्रताप सिंह कैरो है ये पंजाब का मुख्यमंत्री बने, तो बात मानने नहीं लग रहा, ये दोनों का क्षेत्रीय फॉर्मूला गलत है, ये चीज लागू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इन जमा नेरा नेरा पाड़ो। तो पूरे पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया, जिसका जो लीडरशिप करी हिंदी बचाओ आंदोलन की, वो करी प्रोफेसर शेर सिंह ने भाई। प्रोफेसर शेर सिंह ने क्या है, हिंदी बचाओ आंदोलन है, इसकी लीडरशिप करी, जो कि बागपर, जो कि झज्जर जिले का पार्ट है, वहां से हमारे बिलोंग करते थे भाई, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले प्रोफेसर शेर सिंह कहां से बिलोंग करते थे, झज्जर जिले से, और क्या बोले, मैं शेर हूं, नू को नहीं हिंदी भाषा का पत्ता हलने दूं, ठीक है। तो हिंदी भाषा क्षेत्र बचाओ आंदोलन की लीडरशिप इन्होंने की। भाग लेने वालों के लिए हरियाणा सरकार ने क्या, जैसे जिनने भी भाई उस टाइम यानी 1957 के टाइम पर हिंदी बचाओ आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करा था, उनके लिए हरियाणा सरकार ने अब एक पेंशन भी स्टार्ट करी है 2017 के अंदर भाई, ठीक है। उस पेंशन का क्या नाम है, मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना भाई, ठीक है। यानी जिन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए सत्याग्रह किया था, वो पेंशन योजना जो कि वर्ष 2017 में लागू हुई है, और इसके तहत 20,000 रुपए पेंशन है प्रति महीने दी जाती है इन लोगों को जिन्होंने उस टाइम है हिंदी बचाओ आंदोलन के अंदर क्या है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये तारे दादा दौरा पहुंच जाओ, उनको तो दादा तना पार्टिसिपेट करना चाहिए था, 20,000 रुपए तो फ्री फंड में मिल दे घर बैठे। आई चीज समझ में, ये चीज दिमाग के अंदर घुसी, हिंदी बचाओ आंदोलन प्रताप सिंह कैरो दिमाग के अंदर घुसा। मैंने क्या बताया, क्षेत्रीय फॉर्मूला है, वो क्या है, प्रताप सिंह कैरो के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या, हिंदी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, लीडरशिप प्रोफेसर शेर सिंह ने की, ठीक है। और इसकी बदौलत क्या, हरियाणा सरकार ने क्या है आपका क्या हुआ, शैलेंद्र संपूर्ण हिंदी की क्लास करवा दो यूपीएसआई हेतु, धन्यवाद, 40 रुपए भुगतान करवा देंगे भाई, ठीक है। समस्त पंजाब में हिंदी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। प्रमुख नेता कौन से, प्रोफेसर शेर सिंह थे। भाग लेने वालों के लिए हरियाणा सरकार मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना आपकी स्टार्ट हुई 2017 के अंदर, अब 20,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। चीजें क्लियर है भाई सभी साथियों के, फिर आगे चलते हैं। मनोहर लाल ने की थी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके चरण कहां पर हैं, ये रे चरण भाई। शक्ति कपूर मास्टर बस कर नींद आने लगी, आप जा सकते हो भाई। मैंने बताया 11 पन्ने की पीपीटी है, 8 पन्ने हुए हैं, ठीक है। इसका बच्चा 2 पन्ने और रह गए, ठीक है, 9वां पन्ना है। फिर आता साल 1960, ये जो घटना हुई थी ये कब की हुई थी, 1957 की हुई थी। अब आता साल 1960, इसके अंदर क्या है, पंजाबी सूबे हेतु जन व्यापक आंदोलन, ठीक है, किसी ने किया, तारा सिंह द्वारा शुरू किया गया भाई। तारा सिंह ने बोला यार पंजाबी सूबा इससे अलग करो भाई, आमना पंजाबी सूबा अलग चाहिए। तो 1960 के अंदर क्या है, पहली बार तारा सिंह के द्वारा क्या है आपके पंजाबी सूबे और हरियाणा सूबे को अलग अलग करने का आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ भाई 1960 के अंदर। फिर आता साल 1965, यानी इसके 5 साल बाद क्या, संत फतेह सिंह द्वारा आमरण अनशन शुरू हुआ और स्वयं को आग के हवाले किए जाने की धमकी दी गई। संत फतेह सिंह है, इसने आमरण अनशन शुरू किया, बोला भाई तो पंजाब हरियाणा थी अलग अलग कर दो, नहीं मैं खुद का आग लगाऊंगा भाई। ओके जी। फिर 23 सितंबर 1965 की घटना है, पंजाब पुनर्गठन बिल पारित हुआ, यानी पंजाब को हम लोग दोबारा से इसका गठन करने लग रहे हैं, इसका बिल पारित हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह के सामने यह बिल आपका पेश किया गया, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या बताया कि साल 1965 के अंदर पंजाब पुनर्गठन बिल है आपका पारित हुआ। उस टाइम के जो हमारे गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा भारत के, ठीक है, इनके द्वारा लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह के सामने क्या है ये बिल पेश किया गया कि पंजाब का हम लोग दोबारा से गठन करने लग रहे हैं। मार्च 1966 में चौधरी देवीलाल हैं, हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। उस टाइम एक हरियाणा संघर्ष समिति होती थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? चौधरी देवीलाल। ये क्या थे? ये फतेह सिंह से इनकी मुलाकात हुई। फतेह सिंह कौन था? अभी बताया, जिन्होंने 1965 के अंदर मेरे पैसे ऐंठ लिए, ठीक है, मैं तो खुद थी फुक
कुआं खुद गायगा लगाऊं, जो कि आमरण अनशन के ऊपर बैठे थे। ठीक है, तो यानी यहां से अब समझ में आया ये पंजाब पुनर्गठन बिल क्या था। ये बिल यही तो था कि हाँ भाई हरियाणा और पंजाब को अलग अलग कर दिया जाएगा। कोई अगर आपसे पूछ ले पंजाब पुनर्गठन बिल किसके द्वारा पारित किया गया, मतलब सॉरी किसके द्वारा पेश किया गया, तो उस टाइम हमारे जो गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी, उनके द्वारा पेश किया। किसके सामने पेश किया गया, सरदार हुकुम सिंह के सामने पेश किया गया। और कब पेश किया गया, 1965 के अंदर पेश किया गया। ठीक है, हरियाणा पंजाब को अलग करने का बिल था, यानी कि कानून था ये। ओके ओके जी, चीजें समझ में आई। उसके बाद 23 अप्रैल 1966 की बात है, सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा व पंजाब की सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग का गठन हुआ भाई। ठीक है, यानी हुकुम सिंह ने बिल पारित करवा लिया लोकसभा के अंदर कि यहां पे पंजाब को अलग किया जाए, हरियाणा को अलग किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या, यानी 1965 के अंदर बिल पारित हुआ था। उसी से अगले साल 1966 के अंदर क्या है, बोले सीमा भी तो बनानी पड़ेगी। क्या भाई इस हिस्से को इस जिले के अंदर शामिल, इस जिले को इस राज्य के अंदर शामिल करना है, पंजाब के अंदर इसको शामिल करना है, इसको हरियाणा के अंदर इसको शामिल करना है। तो इसके लिए एक सीमा आयोग बनाया कि जो इनकी सीमा सेट करेगा, भाई ये इस हरियाणा का, ये पंजाब का है, जिसका नाम रखा जेसी शाह आयोग। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले पंजाब हरियाणा की सीमा गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो जेसी शाह आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस सीमा आयोग के अंदर टोटल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। जेसी शाह थे, ये इसके अध्यक्ष थे, एक एस दत्त था और तीसरा था एम फिलिप। 3 व्यक्ति थे जेसी शाह आयोग के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं आई, आपके दिमाग के अंदर घुसना चाहिए कि साल 1966 के अंदर क्या है, एक नया आयोग बनाया, किसके द्वारा, जो हमारे गुलजारी लाल नंदा जी गृह मंत्री थे, इनके द्वारा, जो पंजाब हरियाणा की सीमा सेट करो। ठीक है, और ये जो सीमा सेट करनी थी, इसके लिए जो नया आयोग बनाया उसका क्या नाम हुआ, हमारे पास जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग के अंदर कितने सदस्य, 3 सदस्य थे। जो मेन हेड था, अध्यक्ष था, कौन था, जेसी शाह। 2 सदस्यों के और क्या नाम थे, एक एस दत्त, एक एम फिलिप भाई। फिर आता 31 मई 1966, सीमा आयोग द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। क्या भाई ये बाउंड्री बनाने लग रहे हैं हम, यो हिस्सा हरियाणा का, यो हिस्सा पंजाब का। हिंदी क्षेत्र हरियाणा में 5 जिले बनाए गए, यानी जिस उस टाइम सिर्फ 5 जिले बनाए गए। एक हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, और सारा हिसार का मैं शुमार था। एक रोहतक, एक करनाल, एक गुड़गांव, ठीक है, और एक आपका महेंद्रगढ़। यानी कि आपसे अगर कोई पूछ ले जिस टाइम हरियाणा का गठन होने लग रहा था, यानी जो सीमा आयोग के द्वारा जो जिले बनाए गए थे, कितने जिले बनाए गए थे, 5 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से जिले बनाए गए, हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ भाई। ओके जी, चीजें समझ में आई। चंडीगढ़ पर आयोग की सहमति नहीं बनी। पहले चंडीगढ़ को हरियाणा के अंदर शुमार करने लग रहे थे, वह निर्णय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। भाई तामे कर लो, क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाए जाने के खिलाफ है। जो वोट देने वाला एकमात्र व्यक्तित्व था वो था एस दत्त। क्या था, जैसे ये आयोग था ना, ये जेसी शाह आयोग, इसके अंदर इन्होंने वोटिंग करके सारी चीजें सेट करी थी। तीनों ने सहमति पे, जैसे तीनों ने सहमति करी कि हाँ भाई जैसे हिसार है भाई हरियाणा में शुमार करो, हाँ भाई जैसे यो महेंद्रगढ़ इसको हरियाणा में शुमार करो भाई, हाँ भाई रोहतक है इसको हरियाणा में शुमार करो भाई। फिर बात आई चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ पर जोड़ से ये 2 जने थे, जेसी शाह और एम फिलिप। ये तो बोले हाँ भाई कर दो हरियाणा का में शुमार। यो एस दत्त था, यो अड़ गया, बोला ना भाई इसको पंजाब के अंदर रखो। तो इस बात पे इनकी बाजगी जूत बाज गया। फिर इस टाइम बोले चलो भाई इसके ऊपर सहमति नहीं बनने लग रही, तो इन्हें केंद्र सरकार पर छोड़ दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ दिया। बोला तामे डिसाइड कर लियो चंडीगढ़ किस्ती देना है, पंजाब की देना है या हरियाणा लग देना है। ओके जी। इसके बाद 20 मार्च 1966 पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा क्षेत्र के विकास हेतु हरियाणा विकास समिति का भी गठन हुआ। ठीक है, अध्यक्ष श्री राम शर्मा थे, जो कि झज्जर से बिलोंग करते थे। पंडित श्री राम शर्मा पहले भी करवा रखा है। पंजाब सरकार द्वारा क्या है, ये पहले की घटना थी, शायद मैंने लिखवाई नहीं, 20 मार्च पहले लिखना था। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा क्या हरियाणा क्षेत्र के विकास हेतु हरियाणा विकास समिति का भी गठन किया गया था। ओके जी। फिर आती 12 जून 1966 को क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रेडियो के माध्यम से हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की घोषणा करी गई। रेडियो के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि उस टाइम क्या थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री थी, इन्होंने क्या घोषणा करी कि हाँ भाई अब हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाएगा। 18 सितंबर 1966 की बात है, पंजाब पुनर्गठन बिल है संसद के अंदर पास हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इसके अंतिम हस्ताक्षर हुए। अगर कोई आपसे पूछ ले पंजाब पुनर्गठन बिल है जिसके तहत हरियाणा पंजाब को अलग किया गया, ये कब आपका पारित हुआ संसद के अंदर, तो 18 सितंबर को पारित हुआ। ठीक है, और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनके द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। ओके जी, हस्ताक्षर गलत लिख रखे, हस्ताक्षर। ठीक है जी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 है, इसके तहत क्या कुछ हुआ, 18 सितंबर 1966 को पारित हुआ। क्या कुछ था इसके अंदर, संविधान के अनुच्छेद 3
3 में हरियाणा राज्य की सीमाओं के बारे में वर्णन है, ये किया गया। दूसरा, हरियाणा का राज्य के रूप में गठन किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यह घोषणा कर दिया 18 सितंबर को जो बिल पारित हुआ भाई, 18 सितंबर है, कदे भी हम इसकी घोषणा कर सका भाई एक नया राज्य बन गया। हरियाणा में 7 है वो जिलों की संख्या रखी गई, ठीक है, जैसे 5 तो ये थे, हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, 2 और शामिल कर लिए अंबाला और जींद, ठीक है, टोटल हमारे पास 7 जिले हो गए। अगर कोई आपसे पूछ ले हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के अंदर टोटल कितने जिले थे, 7 जिले थे। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया, ना पंजाब दिया ना हरियाणा दिया, ताकि जूत बजाना बंद हो जाए। गठन के समय हरियाणा है विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 54, और आरक्षित कितनी थी, 10। ये तो मैं विधानसभा जब मैंने करवाई थी तब भी मैंने आपको बता दिया था। चौथे लोकसभा चुनाव के साथ क्या है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए, कब हुए, वर्ष 1967 में। अगर कोई आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर पहले विधानसभा चुनाव कब हुए, आपके 1967 के अंदर, ठीक है, और भारत के अंदर उस टाइम कौन से लोकसभा चुनाव थे, चौथे लोकसभा चुनाव थे, और इसी के साथ हरियाणा का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को क्या है, हरियाणा का हमारा गठन हो गया भाई। अब बोलो भाई, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री से तुम्हारी हिस्ट्री स्टार्ट करी थी हरियाणा की, ठीक है, और तुम्हारे पॉलिटी तक मैंने पूछा थी, पॉलिटी आप नाटक स्टार्ट करी थी हरियाणा के गठन से, ठीक है, 1 नवंबर 1966, यहां तक मैंने सारा का सारा सिस्टम जोड़ दिया है, पूरी तारी सारणी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो ये थी भाई आपकी हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री, करवा दी है भाई पूरी, सारा रोल कर दिया है खत्म, ठीक है। अब आपकी बच गई हरियाणा की चित्रकला, मूर्तिकला, वह होगी सोमवारना, ठीक है, हरियाणा की सारी हिस्ट्री पूरी होगी भाई, जमा A to Z सारा सौदा करवा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब सोमवार को हरियाणा की चित्रकला, मूर्तिकला, मंगलवार को जो आपकी क्लास लगेगी हरियाणा की जनगणना, कोई एक आधा टॉपिक और भी रह जाएगा तो उसना भी लपेट देंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। ये समझो 55 मिनट की क्लास में लिपट गया भाई सारा सौदा, मोटा मोटा 1 घंटा लगाओ, ठीक है। अगर नू ना कर देना है, नू एक चीज ने लिख दा तो के बेरा 2 दिन लाग दे इस पर, ठीक है भाई। ये पीडीएफ हो गया, रिटन नोट्स हो गया वगैरह वगैरह, आपको जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको कोर्स मिल जाएगा, एक सीईटी मेंस का, एक मिल जाएगा सीईटी ग्रुप डी का, ओके जी, ठीक है। वहां पर क्या है, आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी, तो जो भी साथी जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। इसके अलावा जिसको हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है या फिर जिसको फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी है तो सीईटी मेंस वाला बैच ले लेना, ओके भाई। तो मिलते हैं भाई कल, फिर कल तो संडे है, सोमवार को।